ऑनलाइन आवाज पहुंच रही है मेरी? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना एकदम? ऑडियो वीडियो सारी चीजें ठीक है। देखिए, हम देख रहे थे उपसर्ग। हमने जाना उपसर्ग का मतलब क्या है, ये हमने जान लिया था। उपसर्ग क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा था आज सुबह वाली क्लास में। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। क्या बोला मैंने? शब्दांश, यानी शब्दों के कोई ना कोई अंश, टुकड़े या खंड होते हैं। ठीक है, जानते हैं कि वाक्यांश और शब्दांश में अंतर होता है ना। वाक्यांश का मतलब एक वाक्य का टुकड़ा होता है, वो प्रॉपर वाक्य नहीं होता है। ठीक है, शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगकर, शब्द के पूर्व में लगकर और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और शब्द के अर्थ में परिवर्तन का मतलब क्या मानेंगे हम? शब्द में कोई ना कोई विशेषता लेकर आ जाएंगे, या उसमें कोई नकारात्मक अर्थ यानी बिल्कुल अपोजिट अर्थ कर देंगे, या उसका कोई सकारात्मक अर्थ या एक अर्थ में बदलाव लेकर आते हैं। ये चीज हमने जानी थी। सामान्यतः उपसर्ग जो होता है उसका काम क्या होता है? सामान्यतः उपसर्ग का क्या होता है? कोई भी जो शब्द होता है उसका कोई गूढ़ अर्थ होता है, छुपा हुआ अर्थ होता है, गुप्त अर्थ होता है, उनको क्या कर देता है? उसको उजागर कर देता है। देखे थे अपने कई सारे शब्द ऐसे देखे थे जिनका मूल रूप से क्या अर्थ निकल रहा होगा और उपसर्ग लगने के बाद में और वो एक अलग ही अर्थ दे रहे हैं। ऐसे भी हमने कई सारे शब्द देखे और जाने थे। ठीक है, ये सामान्यतः आपके उपसर्ग के बारे में। फिर उपसर्ग हमने देखा था, उपसर्ग के प्रकार की अगर अपन बात करते हैं तो उपसर्ग अपने पास 3 प्रकार से हम देखते हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा विदेशी उपसर्ग की हम बात करते हैं। अगर मैं संस्कृत के उपसर्ग की बात करता हूं तो संस्कृत का मतलब तत्सम उपसर्गों की मैं बात कर रहा हूं। आप अगर शब्दों के बारे में देखेंगे, शब्द की उत्पत्ति के या शब्द के प्रकारों में अगर आप जाएंगे तो तत्सम और तद्भव ये भी आप पढ़ते हैं। तत्सम शब्द पढ़ते होंगे आप, तद्भव शब्द आप पढ़ते होंगे, फिर विदेशी शब्द आप पढ़ते हैं, देशज शब्द आप पढ़ते हैं। ठीक है, अर्ध तत्सम भी कभी कभार कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। तो तत्सम का मतलब वहां पर हम देखते हैं, तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द शब्द के बिल्कुल समान है, जैसे संस्कृत में वैसे यहाँ उठा लिए। और तद्भव का मतलब जो उससे उत्पन्न हुआ है, यानी कि हिंदी में तत्सम और तद्भव का अगर डिफरेंस देखें तो इतना सा हो सकता है, जो मुख सुख की वजह से यानी कि बोलने में थोड़ी आसानी उत्पन्न हो, इस आधार पर हम क्या कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं शब्दों को, और वो क्या हो जाता है? आपका तद्भव हो जाता है। ठीक है ना। जैसे सर्प को अपन सीधा सांप कह देते हैं। अब सर्प बोलना और सांप बोलना बड़ा आसान होता है। मक्षिका, उसको सीधा मक्खी कह दिया। ओके, तो बड़ा आम्र और आम अंतर है, आम्र और आम। तो आम्र बोलो या आम बोलो। अक्षी, थोड़ा सा अंतर पड़ता है बोलने में, जोर भी पड़ता है। क्षेत्र, उसको सीधा खेत बोल दो आप। अक्षर, उसमें जोर देना पड़ रहा है और आप सीधा बोल दिए अक्षर या आखर। तो ये तद्भव होते हैं। और तत्सम में थोड़ा सा बोलने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, या थोड़ा सा उसको उच्चारण में समस्या आ सकती है। बाकी तद्भव बड़े आसानी से बोले जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमने तत्सम के उपसर्ग देखे थे, तत्सम या संस्कृत वाले उपसर्ग देखे थे। अति, अधि, अनु, अप, अपि, औ, आ, उत, उद, दुर, दुस, नि, निर, निश, प्र, प्रति, परा, परि, वि, सम, शु, इनके अर्थ भी हमने जाने थे। और रेयरली पूछ ले अगर किसी के भाई इसका अर्थ भी क्या है, इस बार संभावना इसलिए लगती है पीओ में क्योंकि पूछेगा तो कहां से पूछेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी संभावना लग सकती है कि हाँ वो अर्थ भी पूछ ले। क्योंकि हर टॉपिक में से 7 टॉपिक दिए हैं, किसी न किसी टॉपिक में से 2 प्रश्न तो आराम से डाल ही सकता है, किसी में 3 ले जा सकता है। तो संभावना बन सकती है थोड़ा सा, अगर हाँ भाई उसको एक लेवल का पेपर बनाना है तो ये चीज भी आ सकती है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अति, अधि, अनु, अप, अपि, सामान्यतः ये जो या परि को ले लो, प्रति को ले लो, तो सामान्यतः हमने और उपसर्गों के साथ में क्या भी जाना, कई सारे उपसर्गों के साथ में आपको अति सामान्य तरीके से आपको और उपसर्ग निकालना आ रहा है।
देखते ही आपको उपसर्ग का पता लग रहा है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं या कई सारे शब्द ऐसे थे जिनमें आपको संधि के नियमों की समझ होनी चाहिए थी। संधि में स्वर संधि के भी खूब सारे उदाहरण हमने देखे। उन खूब सारे उदाहरणों में क्या आ सकते हैं आपके संधि के? मोस्टली दीर्घ संधि के उदाहरण भी आपके आ रहे हैं, यण संधि के खूब सारे उदाहरण आपके आए हैं, गुण संधि के उदाहरण भी आपके आए हैं। वृद्धि और अयादि जैसा यहां पर नहीं दिखा हमने, लेकिन हमने व्यंजन संधि के उदाहरण भी देखे हैं और विसर्ग संधि के तो खूब सारे देखे हैं। विसर्ग संधि के तो खूब सारे देखे हैं, जिसमें शब्द शुद्धि का भी हमें ध्यान में रखना था। उपसर्ग निकलना है वो किस तरह से निकलेगा और उसका संधि टूटेगी तो किस तरह से निकलेगी, ये भी हमें ध्यान में रखना था। ठीक है, अब अगली कड़ी में हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। अरे संस्कृत वाले उपसर्गों में तो मुझे नहीं लगता कोई, हाँ वो भी ले लेंगे, हाँ वो भी आज ले लेंगे, अभी इसको ले लेंगे, है ना। सम और अन वाला मुझे ध्यान में रह गया, ठीक है ना, उसको अपन देख लेंगे। देखिए अपन हिंदी के उपसर्ग, चलो उसको ले लो एक बार हिंदी वाले उपसर्ग को डालने से पहले उसको देख लो। इसको अन वाले को यहाँ डाल रखा है क्या, एक बार में देखूं। ठीक है, ये जो अन है ना, इस वाले अन को किसमें डाल रखा है? तत्सम वाले शब्दों में डाल रखा है। एक अगर 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण है, 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण, इस व्याकरण के लिए इसलिए कह रहा हूं, मैं जनरल जो चीजें बता रहा हूं ना, उसके पीछे का आधार मैंने इसको ले रखा है। इसका एक उदाहरण भी देता हूं। अभी इस बार जो आरजेएस वाला पेपर हुआ था ना, उस पेपर के अंदर हिंदी के प्रश्नों में खूब सारी गड़बड़ आई थी। उसमें एक पहला ही प्रश्न था आपका शब्द शुद्धि का। उस शब्द शुद्धि वाले प्रश्न के अंदर एक शब्द लिख रखा था आपका अभ्यर्थी, एक शब्द लिख रखा था आपका कुछ लोगों ने उसने पूछा था कि भैया इसमें, और क्या पूछा था? अशुद्ध शब्द पूछा था। शुद्ध को शुद्ध पूछा था, है ना। तो आगे एक और अशुद्ध डालकर और एक शुद्ध शब्द डाल रखा था, है ना? अशुद्ध ये है, अभी प्लस अर्थी यण संधि आपको मालूम है, ठीक है। तो लोगों ने ये आंसर किया कि भैया अभ्यर्थी ये अशुद्ध है, ठीक है। इस प्रश्न पर भी डाउट गया था और क्या बोलते हैं, आपने बोर्ड को और इस प्रश्न से भी अवगत करवाया था, और यहां पर भी प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो स्वतंत्रता शब्द होता है ना, या स्वतंत्रता में भी छोड़िए आप, स्वतंत्र जो शब्द होता है ना, स्वतंत्र, इसका अपोजिट होता है परतंत्र। स्वतंत्र जो खुद के तंत्र के अधीन हो, खुद के अधीन हो, परतंत्र जो दूसरे के अधीन हो, ठीक है। स्वतंत्र, इस शब्द में अगर मैं ता प्रत्यय जोड़ता हूं तो शब्द बनता है आपका, और अगर यह शब्द यह प्रत्यय जोड़ता हूं तो क्या बनेगा आपका? तब ऐसी स्थिति में यहां पर वाह हो रहा है ना, हो रहा नहीं हो रहा, यहां पर वाह हो रहा है, ये हो जाएगा आपका। अब त्रय में से क्या निकलेगा आपका? मैंने क्या बताया था, पीछे वाला स्वर का लोप होता है और ये जो आता है वो जुड़ जाता है, और शब्द क्या बनेगा आपका? स्वतंत्र, ये बनना चाहिए ना। लेकिन इस 9 से 12 जो नवीन हिंदी व्याकरण है ना, उसके अंदर मैंने शब्द शुद्धि को देखा तो उसके अंदर भी स्वतंत्र है, वो लिख रखा है, ऐसा का ऐसा है, ठीक है। इस बेसिस पे इस प्रश्न को सही माना, गलत नहीं माना, ठीक है ना। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 9 से 12 वाले को आधार ले रहा हूं। अब 9 से 12 वाली जो अभी मैंने उद वाली चीज बताई ना आपको, अब कक्षा 9 से 12 वाली नवीन हिंदी व्याकरण में उद का जिक्र नहीं कर रखा है, इसलिए आपको प्राथमिकता में किसको रखना है? उत को। किसको रखना है? उत को, उद का जिक्र नहीं कर रखा। ठीक ऐसे ही अभी मैंने एक आपको उपसर्ग पढ़ाया अपि,
वो इस 9 से 12 वाली में नहीं है, लेकिन वहां पर अन दे रखा है, संख्या 22 ही दे रखी है। जिस 22 की अपन बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर इस अन की बात कर रखी है, अपी की बात नहीं कर रखी है। इसलिए अन को एक बार यहां पर देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, उसके साथ में बाकी और चीजें देखते हैं। आइए, अन क्या कह रहा है आपका, इसको अपन को जानना है। हाँ, आरपीएस उसको फॉलो करते हैं, नवीन हिंदी व्याकरण, क्योंकि एक्चुअली जो आपकी गवर्नमेंट बॉडी है वो इसके राइटर होती है, तो एक आधार तो लेना होता है ना उनको। इस सामान्य तो शब्द शुद्धि में ही दिक्कत आती है, और अन्य जगहों से तो कहीं से भी उठा लो ना। इसमें जैसे कि संधि के 50 उदाहरण दे रखे हैं, लेकिन कई जगह आपको 500 उदाहरण मिल जाएंगे। नियम तो दे दिया, लेकिन उदाहरण कहीं से भी उठा सकता है। अब पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची में यहां से उठा लिया, कहीं दूसरी जगह से भी उठा सकता है। शब्द शुद्धि में अन्य जगह से भी उठा सकता है, ऐसा नहीं करा कि नहीं उठा सकता है भाई। शब्द शुद्ध लिखना में आना चाहिए, पढ़ना में आना चाहिए ना, लेकिन जो चीज यहाँ पर लिख रखी है ना, वो तो आधार रह सकती है ना। इस बेसिस पे मैंने आपको ये चीज बताई। देखो, इस अन को अगर आप उठाकर देखेंगे तो मैं 2 शब्द लिखता हूं। एक शब्द लिखो आप, जैसे अनंत। एक शब्द लिखा मैंने अनीश्वर, और एक शब्द लिखा मैंने असफल। इन तीनों को थोड़ा सा एक बार जानने या समझने का प्रयास करना। आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये तीनों ही शब्द क्या है, कहीं ना कहीं अपोजिट बनाने का काम कर रहे हैं, विलोम शब्द बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनमें एक खास बात है, ये बनाने का कुछ ना कुछ एक तरीका बता रखा है यहां पर, किस तरह से आप बनाओगे। इसको एक बार, इस अनीश्वर को यहां से इधर ही ले लो, अनीश्वर को यहां पर ले लो आप अनीश्वर, और यहां पर ले लो आप अनपढ़, ठीक है। समझना, यहां पर इस अनंत की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या उपसर्ग निकल रहा है यहां पर, अन कौन सा। अच्छा, यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, क्या दीर्घ संधि जा रही है यहां पर, क्या अन ही निकालोगे आप यहां पर, नहीं। यहां पर मैं बात करूं तो क्या निकलेगा, अन। यहां पर बात करूं तो क्या निकलेगा आपका, ए। देखो, यहां पर मुझे शब्द जा रहा है आपका सफल, यहां पर एक शब्द जा रहा है आपके पास सफल, इसमें क्या लगा हुआ, ए। यानी कि अ उपसर्ग भी अभाव को बताता है, रहित को बताता है, विदाउट बिना को बताता है, विपरीत शब्द बनाने का काम करता है। लेकिन ए कहां लगाऊंगा मैं, तो देखो यहां पर ये सफल शब्द आ रहा है, सामान्यतः ये असफल। ओके, दूसरी चीज यहां पर बात करूं मैं, अन। यहां पर अगर मैं तोड़ूंगा तो यहां पर क्या हो रहा है, अन, ये चीज निकल रही है, और दूसरी तरफ क्या है आपके पास, पढ़। ये पढ़ आपका संस्कृत का शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूंगा, यहां पर से क्या निकलेगा मेरा अनहलंत, और यहां पर क्या निकलेगा आपका अंत। अनहलंत में ए आकर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और क्या बनेगा आपका अनंत। यहां पर क्या हो जाएगा आपका अनहलंत है, इसमें क्या निकल रहा है आपका ईश्वर, और क्या बन रहा है आपका अनीश्वर। तो ऐसी सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत के कोई शब्द होते हैं, मान लीजिए क्या, संस्कृत के कोई ऐसे शब्द होते हैं जो आपके व्यंजन से शुरू होते हैं। क्या समझा, क्या समझा, संस्कृत के कोई ऐसे शब्द जो व्यंजन से शुरू होते हैं, अगर उनका अपोजिट अर्थ आपको देना है, या नहीं का अर्थ देना है, अभाव का अर्थ देना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या उपसर्ग लगाते हैं, है। और अगर आपके संस्कृत वाले ही शब्द हैं और स्वर शुरू किससे हो रहे हैं, स्वर से, देखो ये व्यंजन से शुरू हो रहा है, और ये स्वर, ए भी स्वर आ रहा है, ई भी स्वर आ रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में आपको और क्या लगाना होता है, अन लगाना होता है। और ये सामान्य अन जो होगा वो आपको यहां से दिख ही रहा है, ये सामान्य आपके सामान्य उपचार हो जाएगा, इनका संस्कृत से वास्ता नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। इस शब्द की और इस अन की और इस ए की आप स्थिति देखना। देखो इन तीनों के साथ में मैं, और इन तीनों को कंपैरेटिवली देख लो आप एक बार, अन वाले को, इस अन वाले को, और इस ए वाले को, ठीक है ना। तीनों का अर्थ एक ही है, नहीं,
बिना, अभाव या रहित। हाँ, ये अन उपसर्ग है ना। हाँ हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे इसको, हिंदी वाले में डालना है इसको। नहीं, अभाव, रहित। देखो और देखते हैं अपन, ये बड़ा जोरदार है यहां वाला, ये तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर हो जाएगा असफल, यहां पर हो जाएगा आपका अकारण, अकारज, है ना, अकार्य। ठीक है, इस तरह के सामान्य से एक शब्द बन जाएगी, असभ्य, अजर, असमर्थ, अधर्म, खूब सारे शब्द हो जाएंगे। असमर्थ, अधर्म, असभ्य, असभ्य हो जाएंगे सामान्यतः। अभाव, अटल, अचल, अटल जो टले नहीं, है ना। समझ में आई, इनको जानो। इसमें शब्द शुद्धि में भी आ जाता है ये वाला, बड़ा अच्छा है इसमें। जैसे इसमें और मैं शब्द डालूं आपका, तो आपके लिए आ सकता है, एक शब्द आता है अनाधिकार, है ना, पढ़ते हैं पर लिखते हैं ना। लिखिए, देखें एक बार किस तरह से लिखेंगे आप अगर इसको जान लिखेंगे तो। देखिए क्या शब्द है, अधिकार शब्द तो आप जानते हैं, अधिकार शब्द इस तरह से लिखा जाता है आपका। इसमें क्या जुड़ा है आपका, अनहलंत जुड़ा है, यहाँ पर स्वर आ रहा है और इस न में ए मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है रिया जी, अनधिकार। हाँ, आना वाना नहीं होगा, ये खूब बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। ठीक है, और ये शब्द बनेगा आपका अनधिकार, अनीश्वर। देखो एक बड़ा अच्छा शब्द देता हूं आपको, अनृत। अब यहाँ पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये शब्द क्या है और इसमें से उपसर्ग निकालूं तो क्या निकालूं, क्या क्या उपसर्ग निकलेगा इसमें, अनृत। इसमें उपसर्ग निकलेगा आपका अनहलंत, और ये निकलेगा आपका रित। रित का मतलब होता है सत्य, और अनृत का मतलब होता है असत्य, जो सत्य नहीं है। क्या बनेगा आपका, अनृत। देखो इसमें कई और सारे उदाहरण दूंगा, इसमें कुछ लिमिटेड उदाहरण है। लिमिटेड का मतलब लिमिटेड से काम चल जाएगा, आपका आइडिया लग जाएगा। पहले इसको ले लेते हैं, फिर आगे अपनी स्लाइड बढ़ती रहेगी। देखो अगर इस अन की मैं बात करता हूं तो अनपढ़ जिस तरह से शब्द हो गया आपका, अनबन शब्द हो जाएगा आपका, अनगढ़ शब्द हो जाएगा, अनमोल शब्द हो जाएगा, ठीक है, अनसुना, अनकहा, अनजाना या अनजान। समझ में अन वाली सिचुएशन। अब इसको देखते हैं अपन, हलंत वाले अन को। इसमें अच्छे शब्द खूब सारे मिल जाएंगे आपको। जैसे अनुपजाऊ शब्द लिखते हैं आप, उपसर्ग है इसमें अन, अन, अनु, और एक चौथा ऑप्शन ले लो आप, है। बताइए अनुपजाऊ में ध्यान रखना, अनु मत कर देना, कहीं दिख जाए आपको अनुपजाऊ कर दें अपन। उपजाऊ शब्द निकल रहा है ना, तो इसको क्या तोड़ेंगे आप, न हलंत, है ना, और फिर यहां पर क्या आ रहा है आपका, उपजाऊ। तो ये उई तो नहलंत में आकर मिल रहा है। देखो
एक शब्द होता है आपका निवारण करना। निवारण करने का मतलब समाधान कर देना, है, सोल्व आउट करना, यानी जिसका समाधान है आपके पास में, जिसका ऑप्शन है, विकल्प है आपके पास में। तो जिसका समाधान किया जा सके वो क्या हो जाएगा आपका? निवार्य। जिसका समाधान नहीं किया जा सकता वो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अनिवार्य। एक सब्जेक्ट चला करता था आपका, कंपल्सरी और ऑप्शनल। अनिवार्य चाहिए, चाहिए आपको, अनिवार्य, है ना। और अगर इसी का अपोजिट और लेकर जाऊं मैं, जो अनिवार्य नहीं है एक तरीके से, तो अब इसके आगे मैं लगा सकता हूं अनिवार्य। इसका मतलब अब यहां पर क्या शब्द निकल कर आएगा? यहां पर यह मत समझ लेना कि ये जो निवार्य शब्द है इसके आगे अन लगा हुआ है, नहीं, ये गलती मत कर बैठना। इस अनिवार्य शब्द में अन लगा हुआ है, इसका मतलब आपके पास यहां पर निकलेगा अनहलंत में अनिवार्य शब्द लिखा हुआ है। ये नहीं लगेगा ना, ये लगेगा ही नहीं। अनिवार्य जहां पर स्वर से शुरू हो रहा है ना, वहां पर ये वाला लगेगा आपको। समझ में कैसे तोड़ना है इसको? अन अनिवार्य, इस तरह से निकलेगा आपका ये। अनन्य शब्द होता है आपका, देखो, अनन्य। तो क्या निकलेगा यहां पर? अनहलंत में अन्य, यानी कि अन्य नहीं है, इसलिए लिखा ये मेरा अनन्य भक्त है, यानी इसके जैसा दूसरा नहीं है ना, अनन्य। हाँ, नहीं नहीं, मैंने शब्द बताया, जैसे निवारण से निवार्य शब्द बनता है, निवारण जिसका समाधान किया जा सके, निवार्य जिसका समाधान, समाधान योग्य, ये एज एडजेक्टिव की तरह जा रहा है ना। तो उस तरह से आपका अनिवार्य शब्द बना, तो उसमें से क्या निकालेंगे, क्या जुड़ रहा है आपका, ठीक है, वो चीज बता रहा हूं मैं आपको। वो शब्द किस तरह से पूछेगा वो डिपेंड करता है ना उस चीज। हाँ, फिर ये अन वाला जाएगा, बस यहां से ये चीज पूछेगा आपको, अनिवार्य है ना, अनिवार्य में इसके अंदर। हाँ, और अपन गलती कर बैठते हैं नॉर्मल वाले अन वाले, वो नहीं करना है, वो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। और देख सकते हैं आप, जैसे अनंतर, इसमें क्या निकल जाएगा आपका? अन प्लस अंतर। अनिप्सित, देखो, अनिप्सित। हाँ, आप दीर्घ अनी फनी मत कर देना, यहाँ पर क्या निकलेगा आपका? अनधन ईप्सित। यहाँ पर हो जाएगा आपका अनधन अंतर। क्या हो जाएगा? अन प्लस अंतर, ठीक है। तो इस तरह से आपके अन्य वाली चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है और बाकी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। समझ में आई दोनों चीजें आपको? अनमोल, अनसुना, अनकहा, अनजान, और क्या हो सकते हैं यहाँ पर? अनबन, अनबन लिख दिया, हाँ, अनबन, अनबन हो जाएगा आपका, ठीक है। और भी इस तरह से कोई भी शब्द आपको, अनदेखा, अनदेखी, अनचाहा, ठीक है, अनचाहा, अनदेखा। चलिए दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए, चलो।
चलो आ जाओ एक बार। ए और अन वाले तो अपन ने कर लिए ना, आगे देख लो। हिंदी वाले कंटिन्यू कर लेते हैं अपन इसी में, है ना। हाँ डाल लो। जिसमें एक तो आपने ये अन कर ही लिया, है ना, इसको डाल लेना इसमें अन वाले को। लगभग 20-22 के लगभग ये होंगे आपके, इसमें संख्या नहीं पूछता है। सामान्य संख्या उधर 22 वो बता रखी है ना, इधर कोई फिक्स नहीं है अब। हाँ ठीक है ना, ज्यादा भी हो सकती हैं लेकिन 20-22 के लगभग अपने यहाँ पर करेंगे। अन्य वाले उदाहरण आप इसमें कर ही लेंगे। दूसरा आगे बढ़िए, अन के बाद में आ जाइए आप अध। अध का मतलब क्या होता है? आधा। अध का मतलब क्या होगा? आधा। हाफ की बात करता है अध में। शब्द हो जाएंगे आपके अधमरा। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जहां समझाने की आवश्यकता रहेगी ना वहां मैं समझा दूंगा, मैं बोल देता हूं, आप लिख लो इसमें। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? अधमरा हो जाएगा, अध पका हो जाएगा, अध कचरा हो जाएगा, अध खिला हो जाएगा, अध जला हो जाएगा, ठीक है, आदि शब्द हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आप आ जाइए उन। उन देखो, इस उन का मतलब अगर आप देखें तो क्या होगा आपका? कोई शब्द ध्यान में आ रहा है? इस उन का मतलब किस तरह से? जैसे 29, 29 30 से एक कम। इसी प्रकार 19 बोलते हैं ना, 20 से एक कम। 39 40 से एक कम। इसका अर्थ निकल कर आता है एक कम, ठीक है ना। अर्थ क्या निकल कर आता है इसका? एक कम, ठीक है। लिख लीजिए इसके 19 29, ठीक है। 39 49 59। देखो ये थोड़ा सा उपसर्ग लगने से, देखो 59, यानी कि एक तरह से जो आपके 60 हो रहे हैं ना, वो 60 हो रहा है अब यहाँ पर 59 49। उन ही प्रत्यय है इसमें, हाँ उन और 20 इस तरह से बनता है। उन और ठीक है, हाँ उन प्लस 50। तो कई लोग 49 भी बोलते हैं इसको, और आप 49 भी कह सकते हैं इसको, है ना। 49 49 29 39 39 बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है 39, 40 से एक कम, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे 79 79 यहाँ पर ना होगा, है ना। ये किस तरह से बनेगा आपका 79 की अगर मैं बात करता हूं तो? उन प्लस 80 से बनेगा कि नहीं बनेगा? 79, तो ये हो जाएगा आपका उन और 80, 80 से एक कम 79 बन रहा है आपका, ठीक है। चलिए उनके बाद में लिखो आप ऊ। उच्चक्के के लिए आ जाए, जैसे उच्चक्का शब्द आ जाएगा खुद उच्चक्के के लिए, क्या ऊ में लिख लो आप उच्चक्का। उजड़ना, उछलना, उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखड़ना, ठीक है। सामान्यतः ऊंचे के सेंस में भी आता है ना, ऊंचा या ऊपर इस सेंस में आता है। चलो
अगले पे बढ़ते हैं यहाँ पर ओ। उसके बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, दो मात्रा वाला औ। इसका मतलब हो जाएगा जैसे अवगुण होता है ना आपका, इस तरह से लिखते हैं नहीं लिखते हैं आप, अवगुण भी लिखते हैं आप, तो अपन लिखते हैं ना ओगण, ओगट, ओतार, जैसे ओतार। एक शब्द होता है आपका अवतार, तो ये अलग चीज है ओतार, ठीक है। ओगुण, ओगट, ओ का मतलब बुरे के सेंस में आता है, यहाँ पर बुरा या नीचे के सेंस में आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओगु न होगा ये, है ना, ओगुन, अवगुण, ओतार, अवघट, है ना, अवघट। अवतार का ही तद्भव के रूप में आता है एक तरीके से, अवतार अवतार की तरह ही आता है, जो अवतार होता है ना उसी का मतलब अवतार होता है। अवसर, अवसर, कौन सा अवसर का, तो अच्छे के सेंस में तो बात ही नहीं कर सकते, इसमें सर अलग से थोड़े टूट रहा है, शब्द इसके साथ में जड़ करके अपन देखेंगे। अब सर का किस तरह से मीनिंग ले रहा है ये अलग चीज है। सर अगर मैं आगे देखूंगा तो सर आपको एक उपसर्ग भी लिखवाऊंगा, अलग अलग मीनिंग के रूप में काम में आएगा। सर का मतलब हेड के सेंस में भी आता है आपका, सरपंच, सरताज, प्रधान, मुख्य के सेंस में। अब यहाँ पर ओसर का मतलब आप वो जारज और ओसर संतान की बात करते हैं, ओरस, वो ओरस होता है, ओरस और जारज अलग चीज होती है, ये ओसर, ठीक है। इस चीज भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ज्यादा, हाँ क्या चीज, इनसे नहीं पूछेगा, बस इसको थोड़ा ध्यान में रख लो। तत्सम वाले अपने अच्छे से किया ना, वहां पर पूछें, यहाँ पर से पूछ लेगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। यहाँ से बस पढ़ना है अपन को, इन चीजों को थोड़ा सा करना है तो कर लीजिए इनको भी। विदेशी से भी पूछ सकता है कभी कभार, विदेशी वाले तो देखे हैं मैंने कुछ, यहाँ से ज्यादा सामान्य तो नहीं पूछता है आपका, ठीक है ना। चलिए, कूपे क्या बनेगा आपका, कू, देखो कैसे साथ में बनता है और कू के साथ में बनता है ना, तो लिख लीजिए जैसे कपूत, क्या बनेगा आपका, कपूत। कुठोर, देखो कुठोर। कुयोग, कुपथ, यानी कि बुरा पथ, बुरा योग। देखो यहाँ पर कुठोर, ठोर का मतलब स्थान की बात कर रहा है, कठोर की बात नहीं कर रहा है, ये शक्त की बात नहीं कर रहा, कठोर इस तरह से लिखते हैं, शक्त वाला, ये कुठोर है, दो मात्रा वाला ना, ठोर यानी स्थान की बात करते हैं अपन, जगह। कुढंग, ये भी शब्द हो जाएगा आपका। अरे ये अलग चीज है, इसमें उपचार मत निकाल देना, कठोर वो अलग चीज है। कुठोर, यहाँ पर स्थान की बात कर रहा हूं, हाँ आ जाएगा। कपूत, है ना, कपूत। जैसे एक शब्द आ सकता है आपका कुपुत, किसमें, मैं इसलिए कह रहा हूं यहाँ पर कू ठोर यूज बोला ना अपन ने, यहाँ पर ठोर का मतलब स्थान है, और यहाँ पर इस ठोर का मतलब क्या मानेंगे, यहाँ पर तो ठोर जगह स्थान की बात कर रहा हूं, ये कठोर तो पूरा पूरा शब्द है आपका, है ना। कठिन, अब कठिन में आपका क और ठिन अलग से निकालेंगे क्या, अब कबूतर में क को निकालेंगे फिर बूतर अलग से करेंगे क्या, तो जरूरी नहीं सब में निकलते हैं, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठोर के हिसाब से चीज बताई, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए
आगे और देख लीजिए, जैसे कुचाल, कुचक्र, कुरीति, ये शब्द आपके कु के साथ में बन जाएंगे। कुचाल, कुरीति, कुचक्र, ठीक है। चलो आगे आते हैं चौ पे। सरल से है, कुछ मुश्किल नहीं है। चौ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? चौ चार के सेंस में आएगा। चौ किसके सेंस में आएगा? चार के सेंस में आ जाएगा। यहाँ पर चौराहा आ जाएगा, चौपाया आ जाएगा, आपका चौमासा आ जाएगा, चौपाया आ जाएगा, चौरंगा आ जाएगा, ठीक है ना। चौरंगा, चौपाया, चौमासा, ठीक है। हाँ, चौराहा। बुरा, कु का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बुरा। चलिए, अगर एक शब्द बनता है आपका चौमुखा भी जैसे आप कह सकते हैं, लेकिन चौकन्ना। अब चौकन्ने का मतलब यहाँ पर, अब शतर का मतलब देखो, तो थोड़ा समय निकालकर, समय होता है तो कभी कभार शब्दों के साथ में उनको लर्न करने का, समझने का प्रयास कर सकते हैं। चौकन्ना, अब चौकन्ना का मतलब व्यक्ति के होते तो कान तो दो ही है ना। अब आपने कहा ना सतर्क रहना, चौकन्ने का मतलब अवेयर रहना, सतर्क रहना। अब सतर्क का मतलब एकदम, तो यहाँ पर चार कान से संबंधित कर रहा है भाई। चौकन्ना का मतलब चार कान होना। अब किसी के चार कान तो नहीं होते हैं, तो चौकन्ना होना यानी कि चार कानों से संबंधित। चार कान तो नहीं होते, तो एक तरह मुहावरे की तरफ में ये शब्द को इस्तेमाल किया। चौकन्ने का मतलब सतर्क रहना। तो दो कान तो सभी के रहते हैं, सतर्क वो होता है जो उनको भी चार कानों की तरह इस्तेमाल करता है हर प्रकार से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, चौक का यूज किया तो आप टी को भी देख लीजिए एक बार। जैसे चौरंगा आया ना, इसी प्रकार आपका तिरंगा भी होता है ना। इसका मतलब टी उपसर्ग भी देख लीजिए। टी का मतलब यहाँ पर तीन के सेंस में आ जाएगा। तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिकोना, तिमाही। टी उपसर्ग के लिए अगले के लिए डाल लीजिए आप। तिरंगा, तिकोन, तिमाही, निकल जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसी प्रकार अब तीन का हो गया आपका, चार का हो गया, पच भी ले लीजिए। इसका सेंस क्या निकलेगा आपका? पांच। तो क्या निकल के आ सकता है? जैसे पचरंगा है ना, पांच रंगों का, ये पचरंगा। अब वो समास में भी काम आती है सारी सारी चीजें आपकी, है ना। तत्सम वाले संधि के ज्यादा हो रहे, सामान्य समास के ज्यादा, बिल्कुल ठीक है। पचरंगा, पचमेल, पचकूटा। पचकूटा चलता है ना इधर अपने मारवाड़ की तरफ खूब सारा, पश्चिमी राजस्थान में खूब खाते हैं। पचकूटे की एक व्यंजन बनता है, सब्जी बनती है। क्या क्या होते हैं पचकूटा में? सारी नहीं, पांच ही होती है। हाँ, एक तो कैर होती है उसमें, एक सांगरी होती है, एक आपकी जो कचरी या काचरी होते हैं वो होती है। कैर, सांगरी, काचरी, एक ग्वारफली, ग्वारफली भी डाली जाती है उसमें। एक और होता है कुमटा, कुमटा करके कोई, कुमटा भी एक ऐसा होता है। पर बाकी बड़ी जबरदस्त सब्जी बनती है इसकी, आप अगर पचकूटा की सब्जी खाते हैं तो। चलिए, पचरंगा हो जाएगा, पचकूटा हो जाएगा, पचमंडी हो जाएगा, पचमेल हो जाएगा आपका, ठीक है। पच के बाद में आप बढ़िया आगे एक का को भी ले लीजिए। का,
कायर, कापुरुष, काजल, ये इसमें आ जाएंगे। 2-3 शब्द इनको देख लीजिए आप। कापुरुष है ना, कायर, काजल, कापुरुष, ठीक है। आगे बढ़े। अब आइए आप जी, इसका काका मतलब जैसे कि आप देखें, कापुरुष का मतलब डरपोक के सेंस में आता है, तो यानी कि एक ऐसा पुरुष जो जिसमें मर्दानगी का सेंस नहीं होता, कापुरुष। डायरेक्ट कायर भी डर के सेंस में आता है, यानी नेगेटिव सेंस रहेगा, बुरे के सेंस में जा सकता है इसका सामान्यतः। काजल जो जला हुआ हो, है ना, तो बुरे हुए के सेंस में आता है, ठीक है ना। काका मतलब बुरे के सेंस में जा सकता है। चिर, अगला देखिए दोस्तों, चिर। चिरकाल लिख लीजिए। जैसे चिरकाल का मतलब एक लंबे समय तक के लिए, यानी कि सदैव, सदैव के सेंस में जा सकता है। चिरायु यानी कि हमेशा बनाए रहना, एक लंबी आयु। तो चिर का मतलब हम सदैव के लिए कह सकते हैं, कि लंबे समय के लिए कह सकते हैं। चिरकाल, चिरायु। अब देखो यहां पर दीर्घ संधि हो गई आपकी चिरायु में, हाँ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। चिर स्थायी, चिर परिचित, हाँ जी। देखो चिरंजीवी में हम बात करते हैं ना, तो वो चिरम प्लस जीवी की बात करता है। चिरम प्लस जीवी, इससे बनता है आपका चिरंजीवी। चिरम प्लस जीवी। अब चिरम का मतलब ये एक तरह से संस्कृत के हिसाब से ले लिया, इसका मतलब होता तो चिर ही है चिरम का भी। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा अब आपका ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर मान लो एक शब्द चिरंजीवी दे रखा है और उपसर्ग पूछ रहा है चिर का, और अन्य 3 शब्द अन्य दे रखे जिसमें चिर कहीं दिख ही नहीं रहा, फिर तो चिरंजीवी जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। चिरम प्लस जीवी होता है चिरंजीवी का। तो व्यंजन संधि में पढ़ा हमने, चिरम प्लस जीवी, है ना। अर्थ वो होगा लंबे जीवन के लिए, सदैव के जीवंत रहने के लिए। चिर परिचित, चिर परिचित, अपन बोलते हैं चिर परिचित अंदाज में, यानी कि हमेशा से जो उसका अंदाज है ना, जिस अंदाज को हम जानते हैं, चिर परिचित, सदैव जिससे हम परिचित रहते हैं, चिर परिचित। चलिए आगे दू को ले वो एक बार। दू क्या कहता है आपका, चलो इसको साथ में ले लेते और भी अच्छा रहता है ना। जैसे दू का मतलब 2, ती का मतलब 3, चौ का मतलब 4, पच का मतलब 5। तो आप एक बार ऐसा करना, जब कभी भी इसको लिखे तो साथ में लिखने से आपको ये ध्यान में रहेगा, जैसे 2, 3, चौ, पच, तो ये 2, 3, 4, 5 ये आपको ध्यान में रहेंगे। हाँ, इससे भी संबंधित संख्यावाची भी अपने पास कुछ उपसर्ग है, और संख्या के हिसाब से फिर आप इसमें डाल सकते हैं, उन वाला भी डाल सकते हैं कि यार ये भी एक संख्या का बोध करवा रहा था, एक कम का बोध करवा रहा था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। दू का मतलब 2 के सेंस में आ जाएगा, जैसे दुनाली, दुकाल, दुकाल, दुनाली, है ना, 2 के सेंस में। अब जैसे इसमें भी शब्दों को गौर करना, एक होता है आपका दुमट। दुमट इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एक शब्द होता है आपका दुबला, हाँ, दुमट मिट्टी के सेंस में आता है। यानी कि मिट्टी से मठ बन रहा है यहां पर आपका, मठ मेला मिट्टी से संबंधित होता है ना, मठ, दुमट। देखिए यहां पर क्या होगा, दुबला, दुर्बल होता है ना, दुर्बल से ही दुबला शब्द बना। अपन बोले दुबला पतला, यानी कि जिसमें बल नहीं है, यानी कि बलहीन। तो रहित या बिना के सेंस में भी आ सकता है, या बुरा, या जिसमें बल नहीं है उस सेंस में भी आ सकता है दुबला।
उपसर्ग क्या निकल जाएगा आपका? दो निकल जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोपहरी, दोपहर वाला समय, दोपहरी। और शब्द हो सकते हैं आपके जैसे दुरंगा, दुलत्ती, दुलत्ती मारना, बोलते हैं दुलत्ती, दोनों एक लात एक साथ, गधा मारता है एक साथ दोनों लात, दुलत्ती। इस तरह की दुलत्ती है ना, दुलत्ती। लात होता है ना, लात से लगती, दुलत्ती लगाना। चलिए दोस्तों, उसके बाद में आप देखते हैं न पे आओ, फिर एक देखेंगे अपन नाना, है ना। न का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं के सेंस में आ जाएगा। न का किस सेंस में आ जाएगा आपका? नहीं के सेंस में आ जाएगा। जैसे बहुत बड़ा अच्छा शब्द देता हूं आपको, अब इसको आप तोड़ेंगे, न और ग। गौर करना, जब मैं शब्द की बात करता हूं ना, तो शब्द का मतलब वर्णों का समूह, सार्थक योग। लेकिन क्या एकाक्षरी शब्द भी होता है कि एक अक्षर का एक शब्द हो जाए? तो मैंने बताया था ना, एकाक्षरी का मतलब जिसमें एक ही बलात में चीज निकल जाती है, जैसे ज, जा, खा, पी। हमें आना, तो यहां पर तो दो अक्षर हो रहे हैं, क, का, की, सारी सारी बारखड़ी वो अक्षर के रूप में चली जाएगी आपकी। इसी प्रकार यहां पर अक्षर की बात कर रहा हूं, तो ये देखो एकाक्षरी शब्द, शब्द क्या बोला मैंने? एकाक्षरी शब्द, यानी कि एक अक्षर का शब्द। और शब्द की डेफिनेशन क्या होती है? वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, उसका भी मीनिंग हो। तो यहां पर मीनिंग क्या निकल सकता है? न यानी नहीं, ग यानी गमन करना, न ग। पहाड़ का पर्यायवाची होता है, पर्वत का पर्यायवाची होता है नग। चलो इस चीज की बात चलिए, तो एक दूसरा शब्द और देखते हैं, खग। ख यानी खगोल में, ग यानी गमन करना। खग किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पक्षी का। खगोल, खगोल का मतलब ब्रह्मांड, आकाश, उसमें गमन करना, ये खग हो जाएगा आपका। जैसे मृग, मृग यानी मिट्टी के सेंस में लेता है, मिट्टी पर गमन करना। अब यहां पर मैंने आपको वेरी बिगिनिंग बताया था, शुरुआत में ही, सामान्यतः शब्दों की जब उत्पत्ति होती है तो कुछ शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं है। कुछ शब्द हम जोड़कर बना लेते हैं, जिनको यौगिक शब्द कहा। संधि में सीखा हमने, उपसर्ग में भी सीख रहे हैं, समास में भी सीखे जा सकते हैं, प्रत्यय के साथ में बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जोड़कर आपने बनाया तो है, लेकिन वो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं। किसके लिए? किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उनको बोला जाता है योग रूढ़। अब ये मृग है ना, इसको देखते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा? मृग, मिट्टी पर गमन, मिट्टी पर तो अपन भी चलते हैं, कुत्ता भी चलता है, बिल्ली भी चलता है, लेकिन ये रूढ़ किसके लिए हुआ? हिरण के लिए, डेर के लिए हुआ। ठीक है, मृग। एक बार पूछा, शाखा मृग पर्यायवाची में, बंदर को कहते हैं, वो पेड़ की टहनियों पर और शाखाओं पर ही चलता रहता, तो फिर वो उसके लिए। ठीक है, शाखा मृग, ये ध्यान में रखना। चलो, बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ और पर्वत का हो जाएंगे, बिल्कुल होता है, उसके लिए भी होता है। नाग, नाग देवता, है ना। चलिए एक शब्द ले लो, जैसे इसमें नेति। अब देखो यहां पर गुण संधि हो रही है आपकी, न धन इति, न धन इति, ये ध्यान रखना, न और इति, नेति शब्द बन रहा है आपका। नास्तिक शब्द भी आ जाएगा यहां पर, न अस्तिक, ठीक है, नास्तिक। सॉरी, एक शब्द होता है ना आपके आस्तिक, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक होगा इसका, न आस्तिक। आस्तिक का अपोजिट नास्तिक, जो आस्तिक नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, आस्तिक, अथेइस्ट जिसको ऊपर बोलते हैं ना। एक तो थियस्ट होता है और एक अथेइस्ट होता है। थियस्ट का मतलब
भगवान को मानने वाला आस्तिक, और अथेस्ट का मतलब नास्तिक, नहीं मानने वाला। प्रयास था इस बार पढ़ाने का कि हिंदी के साथ आपकी इंग्लिश की भी कई सारी वोकेब्स में तैयार करवा दूं। मोस्टली इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको मालूम होगा, ध्यान में या यूज करता हूं। तो एक विजन लिया कि इंग्लिश वाला तो सामान्यतः हिंदी में भी पढ़ा देता है, लेकिन हिंदी वाला केवल हिंदी में, और हिंदी अधिकतर इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनको कई सारे शब्द समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था हिंदी और इंग्लिश के साथ में चलने देंगे, हिंदी इंग्लिश, पर थोड़ा मैथ साइंस चलती रहती है। मैथ साइंस वगैरह, क्योंकि मैं देखो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, 12th, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग वगैरह भी करी, तो मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह भी मेरा, हाँ मैथमेटिक्स और साइंस, कंप्यूटर मेरा विषय रहा हुआ है, अच्छा भी लगता था। हाँ ये अच्छा प्रश्न है आपका, है ना। हाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। कभी कभार परिस्थितियां जो होती है ना, मैं इसलिए थोड़ा आस्तिक और ईश्वर में विश्वास करता हूँ। ईश्वर जहां आपको लेकर जाएगा ना, वहां चले जाओ आप। ऐसा नहीं कि आपको किस चीज में ख्याति मिलने वाली है, क्या चीज आपके लिए शूट करेगी, ऐसा नहीं। मैंने साइंस भी पढ़ाई है, मैंने कॉम्पिटिटिव में मैथमेटिक्स, रीजनिंग भी, रीजनिंग पे तो जो यहाँ पर 2-3 किताबें चलती थी बड़ी छोटी, उसके अंदर सारे की सारी और सोल आउट कर कर डाल रखी है उसी दौरान। क्योंकि एक समाज में की चल रही गवर्नमेंट जॉब चाहिए सर, तो उसके लिए चीजें पढ़नी पड़ी कि ये उसके समकक्ष पहुंचे भी सही, पर थोड़ा स्थिरता नहीं थी मेरे में। सबसे बड़ी कमी ये थी कि थोड़ा मैं स्थिर नहीं था उस समय तक। मेरे को हर चीज नई या हर एक नए फील्ड में जाना अच्छा लगता था। यार ये चीज भी अच्छी लग रही है, मैं जिससे प्रभावित होता था ना, यार ये भी मेरी होनी चाहिए। हिंदी के लिए तो लॉ में आने के पीछे का कारण एक था कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग के बाद में, तो गए हुए थे, तो वहां एक बत्रा बत्रा करके एक लड़की थी, क्लास में भी बैठे हुए थे, ग्रुप में बातचीत कर रहे थे, तो उनका बोलना बड़ा अच्छा लगा और कुछ पॉइंट्स पे बड़े अच्छे से वो रख रही थी। मैंने यार एसएससी की तैयारी कर रही है, और बड़ा प्रभावशाली रहा। मैंने ये कैसे, फिर एक दिन पता लगा कि इसने लॉ किया है, पढ़ते पढ़ते एंट्रेंस दिया, लॉ में हो गया, लॉ भी कर लिया। हमने भी पढ़ते पढ़ते उसी साल, और ये लगभग जनवरी फरवरी की बात थी, या तो यार लॉ का तो यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकले हुए थे, हमने भी भर दिया, दे दिया, थोड़ा सा देख लिया क्या है, पास हो गया। लॉ कॉलेज मॉर्निंग में क्या है, 1200-1500 रुपए लगते थे एक साल के, 3 ईयर में एडमिशन हो गया। वाह बल्ले बल्ले, मौज मस्ती करना अच्छा लगता ही था, बोसगिरी करना अच्छा लगता ही था। वहां बड़ा लंबा चौड़ा सर्किल हो गया यूनिवर्सिटी में। फिर बैठे बैठे एक टीचर थे, वो फर्स्ट ग्रेड टीचर हो गए, तो वो यूं बैठे बैठे एक दिन किसी को बता रहे थे या बोल रहे थे, उनके जो भाषाओं का चयन, शब्दों का चयन था, किसी से वार्तालाप कर रहे थे ना, वो मुझे प्रभावित कर गया। और कई बार यूं कुछ जो हिंदू संगठन वगैरह होते हैं, उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलना होता है, कभी कभार न्यूज एंकरिंग में कुछ शब्दों का चयन सुनते थे, तो यार मन बड़ा प्रभावशाली है, तो यार इसको सीखा जाए कैसे। तो सीखने में, और मूल जो आप बात पूछ रहे हैं ना, कैसे, इच्छा तो जागी, अब पढ़ें यार, इतनी चीजें याद करें, विषय भी नहीं है अपना, साइंस या इंग्लिश ये विषय रहा है 12वीं तक। उसके बाद में अगर आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं, एकदम से हिंदी की तरफ, यार क्या किया जाए। तो एकदम से बैठे बैठे सॉल्यूशन में मेरे को एक दिन वो जो फर्स्ट ग्रेड टीचर थे, वो किन्हीं को बता रहे थे, वो वर्ण विच्छेद सिखा रहे थे किसी को, और वो मुझे भाग गया वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के तुरंत बाद में मैं संधि की तरफ बढ़ा, तो संधि जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, ऐसी संधि लोग डरते थे ना, मैंने एक दिन में बैठ गया, मैंने गुरुजी सिखा कर जाओ मेरे को, तो दोपहर तक हो गए। उन्होंने देखकर गया तेरी गजब की क्षमता सीखने की, और हिंदी में इनको लोग रोते हैं 10-10, 15-15 दिन मैंने, अब तू कह रहा है कि सुबह से शाम हो जाए पर मेरे को तो सिखा के चले जाओ, मेरे को सिखा भी दिया। वहां से मेरे को मोटिवेशन मिल गया, और मेरे को रूट पता लग गया कि हिंदी को कैसे सीखी जा सकती है। इसलिए कभी भी वर्ण विच्छेद आपका विषय रहा हो या नहीं रहा हो, मैं हमेशा यहाँ तो फिर भी अब तो कम करवाने लग गया। शुरू शुरू में, आज के 4-5 साल पहले की बात बताऊं, 3-3, 4-4 क्लासेज में वर्ण विच्छेद भी लेता था, डिक्शनरी देखना सिखाता था, डिक्शनरी में किस ऑर्डर से आपके शब्द आते हैं वो दिखाता था, इनको तोड़ो, रेफ वाली चीजें 2-2, 3-3, 4-4 दिन तो खुद क्लास के अंदर ही लेता था मैं, और समझाता था। अब क्या कि जैसे कि लोगों का ये रुचि भी नहीं रहती है, और उनको बोले हमें तो फटाफट से वो चीज आ जाए, तो जो अब 100 बच्चों में से 2-4 बच्चे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए वो चीज करवानी पड़ती है।
और मेरा बेसिक वो वर्ण विच्छेद है जिसकी वजह से मुश्किल चीज में आसान कर लेता हूं। चीजें अभी भी कई सारी नई आती हैं, जाकर देख लेते हैं, किसी से सुनते हैं, पता कर लेते हैं। ठीक है, अब तो खूब सारे सोर्सेज हो गए, खूब सारे दुनिया भर के चीजों को सीखने पर आप और ध्यान दीजिए। और आप अब जब आपको संधि, आपके उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये चीज हो जाती है ना, पर्यायवाची याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अभी देखेंगे हम विलोम शब्द करेंगे, कितना मजा आएगा। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बहुत आनंद आने वाला है, चीजें लंबे समय तक याद रख सकते हैं आप। हम शब्द शुद्धि देखेंगे, आप देखेंगे शब्द शुद्धि आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी, अब बहुत आसान हो जाएगी शब्द शुद्धि आपकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। नग, नेति, नास्तिक हो गए। न वाले, नकुल एक शब्द ये भी लिख सकते हैं आप, डाल सकते हैं नकुल भी। नपुंसक, नगण्य, ये शब्द हो सकते हैं यहां पर। नाना, अब देखो नाना के अंदर ये मम्मी के पापा नहीं है, नाना नाना प्रकार बोलते हैं ना। नाना प्रकार का मतलब विविध प्रकार, नाना रूप का मतलब विविध रूप। तो लिख लो, ये दोनों शब्द भी लिख लो। नाना का मतलब विविध, नाना का मतलब क्या निकल जाएगा आपका, विविध। तो लिख लीजिए आप, नाना प्रकार, नाना रूप, नानाधिकार, दीर्घ संधि हो जाएगी नानाधिकार में। नाना जाति, नाना विकार, नाना विकार का मतलब अब इसमें मिल जाएगा, नाम है ना, अधिकार, तो क्या हो जाएगा आपका, नानाधिकार। समझ में गया। नाना जाति, नाना जाति, नाना विकार। ठीक है, विविध, कई सारे, अनेक, कई सारे, है ना, विविध, विविध। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक बार बोलना क्या क्या हो गए। ठीक है, एक शब्द लो आप, परा उधर करवा दिया ना मैंने, पर शब्द लो, पर उपसर्ग लो। देखो परदेसी दूसरे के संबंध में आ जाएगा ना, वहां पर विपरीत के सेंस में जा रहा था, है ना, उल्टे। यहां पर परदेसी, दूसरे देश का। परदेश, परदेशी, है ना, परहित, परोपकार, उपकार, गुण संधि चली जाएगी यहां पर उपकार, गुण संधि। देखो पराया का मतलब दूसरा। अब यहां पर किस सेंस में देखेंगे अपन पराया, क्या पर प्लस आया, इस तरह से करेंगे अपन। भाई आने के सेंस में बात कर रहे हैं क्या अपन, पराया। दूसरा, पराया का मतलब ही दूसरा ही होता है यहाँ पर तो पराया का मतलब ही दूसरा। अब जैसे ये पर शब्द आया ना दूसरे के सेंस में, हम विदेशी उपसर्ग में पढ़ेंगे गैर, गैर का मतलब भी दूसरा, पराया, गैर कानूनी, है ना, अपने कानून में नहीं है। या बिना के सेंस में जा सकता है, गैर मर्द, है ना, वो वहां पर भी देखेंगे। ये देखिए आप, इधर आइए, परदेसी, परहित, परोपकार। ठीक है, परजीवी, परकोटा, परलोक, पर काज यानी दूसरे का काज, परलोक दूसरा लोक। ठीक है, किस चीज में, नहीं 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 नहीं, देखो दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय में मेरा आपसे आग्रह है,
उपस्वरों को पढ़ते में अपनी तरफ से ज्यादा मत सोचना। कोई चीज अच्छी किताब लेना और उसको पढ़ना, उसमें जो चीजें हैं उसको याद रखने का प्रयास करना। हर कहीं अपन जो शब्द पढ़े हुए हैं ना, मैंने बताया ना कुछ शब्द रूड होते हैं, अब उसमें हमें नहीं पता। अब जैसे परंतु शब्द है, अब उसमें पर, अब नतु अलग से थोड़े निकालेंगे, नहीं निकल सकता। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सब शब्दों में निकले ही निकले, इसलिए अपने पास जो शब्द हैं उनको एक बार थोड़ा सा और उनको अच्छे से याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना इन शब्दों में। जो ऑथेंटिक और जो अच्छे शब्द है उनको आप याद रखकर बढ़िए। ठीक है, चलिए। परदेशी, परदादा, परपोता, ये भी लिख लीजिए आप इसमें एक दो शब्द। अब लिखिए आप भर। भर का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, भर का मतलब, अब जैसे आप बोलते हैं भर पेट, भर शक, हाँ पूरे के सेंस में आता है। यहां पर लिख लीजिए भर पेट, पूरे के सेंस में आ जाएगा। भरपूर, भरकम, भरमार, भरपेट, भरशक, भरमार, भरपूर। लिख लो, भरसक लिख लो, भरपाई लिख लो, याद आ जाए जो ये ना भर, वो ध्यान रखना है। चलिए जी, आदि इत्यादि कर लीजिए। हाँ, हिंदी की देखो, एक और उपसर्ग ले आप, बिन। जैसे बिन का मतलब आप जैसे देखते होंगे, बिन खाया, क्या बिन खाया, जैसे बिन बोया, बिन बोया, बिन ब्याहा, मतलब क्या निकल रहा है यहां पर? बिना खाया हुआ, विदाउट, है ना। बिन के लिए आप देख सकते हैं बिन, विदाउट। बिन जाया, बिन बुलाया, तो बिना के सेंस में, विदाउट के सेंस में आ सकता है यहां पर। बिन जाया, बिन बुलाया, हाँ बिन कहा हो जाएगा। देखो, एक शब्द है आपका बहुउद्देश्य, एक शब्द होता है आपका बहुमूल्य। ऐसे लिखते हैं आप बहुमूल्य, या बड़ी मात्रा लिखेंगे आप बहुमत। क्या समझ में आया यहां पर? देखो बहुउद्देश्य, हाँ यहां पर हो रहा है आपका बहु प्लस उद्देश्य, दीर्घ। इसका मतलब ये उपसर्ग निकलता है आपका छोटी मात्रा है, ये मत कर देना। इस बहु का मतलब क्या होता है? इस बहु का मतलब होता है आपका वधु। अपन बोलते हैं ना बहु, वधु,
वधु, वधु में बड़ी मात्रा, बहु में बड़ी मात्रा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। दुल्हन जिसको अपन बोलते हैं, ये तो बहु हो जाएगी। और इस बहु की बात करता हूं तो ये आपका उपसर्ग है, तो इसको अलग से निकाल लेना है ना। ये तो ये जा रहा है, और यहां पर आपको जाना है। यहां पर बहु का मतलब बड़ा बहु नहीं निकलेगा, बहु उद्देश्य, यानी कि जिसका उद्देश्य एक से ज्यादा हो। बड़ू का मतलब अनेक भी हो सकते हैं, बहुत के सेंस में भी आ सकता है, बड़े के सेंस में भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बात बताऊं, हीरा एक अनमोल या बहुमूल्य, कोहिनूर एक बहुमूल्य धरोहर है या अनमोल धरोहर है अपनी। तो यहां पर अनमोल जाएगा या बहुमूल्य जाएगा? ये शब्द शुद्धि में बताऊंगा मैं आपको इस चीज को। हाँ, मूल्य शब्द जोड़ा, गौर करना। देखो आपके लिए मेंस में आता है समश्रुत भिन्नार्थक, या ऐसा जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न सा हो। एक तो वो चीज ध्यान रखना है आपको। जैसे आदि और व्याधि की मैंने आज जिक्र किया। व्याधि शारीरिक पीड़ा, व्याधि आदि मानसिक पीड़ा, और व्याधि शारीरिक पीड़ा। जैसे नमस्कार, प्रणाम, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। अभिवादन, अभिनंदन, क्या क्या अंतर रहता है उसका, है ना। आमंत्रण, निमंत्रण, क्या अंतर रहता है। वैसे अगर मैं बात करता हूं बहुमूल्य और अमूल्य, अमूल्य, अमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सके, लेकिन हीरे का तो मूल्य आंका जा सकता है ना। मूल्य किसका नहीं आंका जा सकता? जैसे मान लीजिए किसी की वाणी है, किसी के विचार हैं, वो अनमोल है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई बात आपको ऐसी कर करके जो आपका जीवन बदल दे, क्या उसकी कीमत लगाई जा सकती है क्या? मेरी किसी बात से आपको भाई कीमत लगा ली अभी तो, हाँ गुरुजी को इतना देना है 1 घंटे का, लेकिन हो सकता है एक शब्द जिसकी कीमत ही नहीं लगाई, जिससे किसी का जीवन ही बदल जाए। इसलिए अनमोल वचन, अमूल्य, उसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन कोहिनूर की कीमत लगाई जा सकती है, तो वो बहुमूल्य हो जाएगी, ठीक है। शब्द शुद्धि में बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। वाक्य शुद्धि में डेफिनेटली, हाँ सॉरी, शब्द शुद्धि क्या, वाक्य शुद्धि में डेफिनेटली पूछता है। और वाक्य शुद्धि में होता क्या है, पदक्रम ध्यान में रखना पड़ता है। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये मालूम है आपको। विशेषण संज्ञा को आपको पता लग गया, क्रिया विशेषण का पता लग गया, अव्यय का पता लग गया, सब अपनी जगह पर है। रिपीटेशन वगैरह नहीं हो। अब शब्द भी सारे सारे अपनी जगह है। जैसे एक शब्द लेता हूं मैं आपको, सीताराम की स्त्री है। अब स्त्री अपनी जगह सब शुद्ध शब्द है, इसमें हर शब्द अपनी जगह सही है, पदक्रम भी सही है, शब्द भी अपने आप में शुद्ध लिखे हुए हैं, पूर्ण विराम की जगह पूर्ण विराम भी है। क्या स्त्री शब्द नहीं होता है? होता है, लेकिन फिर भी ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि अब सीता और राम के बीच के संबंध की बात करते हैं ना, तो एक स्त्री का मतलब फीमेल की बात कर रहा हूं, एक औरत का मतलब फीमेल की बात कर रहा हूं। ये तो कोई भी हो सकती है, एक बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, लेकिन ये संबंधों की बात कर रहा हूं ना मैं। तब ऐसी सिचुएशन फिर आप संबंधों की बात करिए। जैसे मैं बात करता हूं, राम की पत्नी सीता विद्वान थी। क्या विद्वान शब्द तो होता तो है, लेकिन विद्वान पुरुषों के लिए काम में लिया जाता है, महिलाओं के लिए विदुषी शब्द काम में लिया जाता है। तो बड़ा आनंद आने वाला है, आगे अपन देखेंगे। और एक एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी। बस अपने लिए थोड़ी सी गड़बड़ बात रहेगी ना, वो ये रहेगी कि जो सिलेबस है ना, उसको मैंने प्रयास तो कर रहा हूं सारी चीजें कवर करने के, लेकिन प्रत्येक समाज को उतना समय नहीं दे पाऊंगा जितना इधर समय दिए हैं। जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा भागते दौड़ते 10-20 मिनट, घंटा, आधा घंटा अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, या तो डिटेल करते अपन। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, एक टॉपिक एक दिन लेने वाला, मिनिमम भी देखें तो एक दिन तो लेते हैं, 4 क्लासेस तो लगनी है, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, और इनके बिना आपके वाक्यों में कैसे काम चलेगा, वो समय देखूंगा मैं। और तो बेसिक चीजें मैं उसकी बता दूंगा। हाँ, पहले बेसिक चीजें देख लेंगे, फिर अपन उस तरफ। अब जैसे वाक्य में कारक के बिना भी आपके वाक्य शुद्ध नहीं होता है, और कारक चिन्ह पूरे पूरे एक क्लास में नहीं होते हैं, 2 क्लास पूरे 8 के 8 कारक आपको चाहिए, उसकी पहचान आपको आनी चाहिए, उसकी भी एक सीक्वेंसिंग होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बहु के बाद में क्या क्या हो गए, 2-4 और देख रहे हैं। वो एक तो सम वाला तो मेरे को बताना है, पूरा वाला भी देख लो, दोनों का डिफरेंस एक साथ देख लो। एक बार और करवा देता हूं आपको।
सम जो हिंदी वाला है ना, पहले इसको लिख लो, पूरा वाला है ना, महलंत वाला नहीं, और एक तरफ इधर इसको ले लो। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं समकोण, और यहां पर क्या आएगा, संसार। अंतर समझ में आ गया आपको? उस वाले सम का, इस वाले सम का, सम का मतलब समान ही है यहां पर सम का मतलब समान, ये आपको ध्यान में रखना है। और वहां पर जैसे यहां पर शब्द निकल कर आपका संकल्प, सम प्लस कल्प, संकल्प, वहां पर क्या लिखा है मैंने अच्छी तरह से, पूर्ण, विशद, और यहां पर समान, समकोण, सम चतुर्भुज, सम त्रिभुज, सम चतुर्भुज, समतल, समदर्शी, समकक्ष, समदर्शी। और कहीं ना कहीं मेरे हिंदी के हस्तलेखन की वजह भी ये इतना अच्छा हस्तलेखन नहीं है, क्योंकि तो क्या है कि लिखने से ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, बस बोलते जाओ। और मेरे को क्या है कि समय व्यतीत करना कभी अच्छा नहीं लगता, क्लास में या बाहर भी। जितना बोल सके उतना बढ़िया, जितना बोलता हूँ उसी से लिखने का भी प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा है कि मैं बोल पूरा रहा हूँ, शुद्ध बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, और बच्चों को सिखा रहा हूँ, शब्द बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहीं पर तैयार करवा रहा हूँ। तो ऐसा है, ठीक है ना। और एक समय बाद में तो आपको पता लग ही जाता है, कहीं भी दिख जाएंगे ना इस तरह के शब्द, तो आपको सेक्शन 45 याद हो जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट का, है ना। ये हैंड राइटिंग गुरुजी की है सर, है ना। तो आप सब लोग और मेरे लिए एज एन एक्सपर्ट काम करेंगे, क्यों? आइए। हालांकि इसका मैं क्लास में जुड़े हैं तो सबके लिए एक मोटिवेशन के हिसाब से बता रहा हूं, इससे प्रभावित आप मत होना, जो चीज मैंने बताई ना उससे। वजह इसका बताता हूं। इंजीनियरिंग में अपनी जगह ठीक काम किया, साइंस में भी ठीक जगह काम किया, पढ़ाने की जगह भी मैंने ठीक काम किया, इंग्लिश भी जहां कहीं बातचीत आई, ग्रामर की या बाकी चीजों की, वहां पर भी हम जहां बैठे वहां पर हमारा नाम चलता था। नेतागिरी बोसगिरी की बात करते हैं, वहां पर भी नाम चलता ही था। हमारे 2-4 साथी आज भी एमएलए हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। क्लास साथी भी वंदे पर्वत सर एमएलए वगैरह, ये आपके लाडनो वगैरह, ये सारे के सारे। पर यही है ना, जो ये आपका मन जो चंचल होता है ना, एक उम्र होती है, जोश होता है, ऊर्जा होती है। अगर सोचो इसी चीज को मैं एक ही जगह रख लेता, एक ही जगह लो किया, लो में ऐसा नहीं है कि लोग केवल पास कर लिया या बाबे देखा काम चला लिया, देखने की जगह वो भी देखी, किताबों की किताबें भी देखी, लेकिन मेंस भी लिखे, बाकी और चीजें भी करी, तो इसका मतलब टाइम पास तो कहीं नहीं किया, और बिना पढ़े कोई चीज हासिल भी नहीं होती है। और तीनों ही फील्ड के, टीचिंग वाला फील्ड जिसमें भाषा, अन्य शब्द पढ़ाने में या अन्य विषय, अगर मैं जैसे आपको आईपीसी पढ़ाऊं, सीआरपीसी पढ़ाऊं या और चीजें पढ़ाऊं, आसानी से पढ़ाई जा सकती है। लेकिन लैंग्वेज हिंदी हो चाहे, बहुत समय लेती है। मैथमेटिक्स बहुत समय लेती है, रीजनिंग बहुत समय लेती है, साइंस समय लेती है। सब चीजें पढ़ाई है मैंने, डिस्कस करी है प्लेटफॉर्म पर, 1-2 साल समय व्यतीत किया, खाली नहीं बैठा था मैं। पर कहीं ना कहीं वो ये ना, स्थायित्व तो नहीं था, स्थायित्व भी नहीं था कि कभी गवर्नमेंट जॉब की नहीं सोची, गुजरे भी काम करना है, मस्त रहना है। पर मस्ती से समय बड़ा, वो कहते हैं ना, हाँ समय जल्दी निकलता वो चीज है, लेकिन कहते हैं ना सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी समय होती है। बुद्धि बादाम खाने से नहीं आती, ठकोरे खाने से आती है। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपका ये थड़िया या ये मार्केट, ये बाजार, ये धक्के, ये होती है अच्छी यूनिवर्सिटी, ये सिखाती है आपको। तो मेरा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एपीओ और आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो इधर उधर मत भटकें, बस एक ही चीज को करना। हमें कोई रोकने वाला नहीं था, और रोकने वाले ने अगर इशारा करने का प्रयास भी किया हो ना, तो हमारा लवाजमा का मतलब ग्रुप देखकर हमें टोकता कोई नहीं था। अरे यार अभी करेंगे, भली वो करते, वो हिसाब होता था हमारे साथ। तो हवन करते हाथ जलना, कहेंगे भली और पीठ पटाकर और आएंगे अभी, है ना। समय सिखाएगा इनको।
हमें समय ने सिखाया। तो ये चीज है, पर अगर आपको कोई अच्छी राय देता है और अच्छी चीज बताता है तो बिल्कुल आप उसका कृतज्ञ, उसका उपकार स्वीकार करना, उसको धन्यवाद देना और उसको ये कहना ठीक है आपने सही समय पर हमें मार्गदर्शित किया, है ना। कोई आपको बताता है, कोई आपसे जुड़ता है, मोटिवेट करता है, तो बिल्कुल उसका तहे दिल से आप आभार व्यक्त करो। ईश्वर को डेली आप आभार व्यक्त करो, धन्यवाद प्रभु आपने आज की सुनहरी ये सवेरा हमें दिया, दिन भर की भागादौड़। हाँ, एलएडीसी में काम कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ पर टोंक में, अभी 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया है, अभी मंगलवार बुधवार को ही। अच्छा जॉब है ये भी। हाँ, तो अब देखो आपका जैसा मन होता है ना, अब जैसे एडवोकेसी की तरफ भी बात करते हैं अपन, एडवोकेसी में आप इंडिविजुअली काम करते हैं, वहां आप गवर्नमेंट बॉडी के साथ में जुड़कर और जेल विजिट करना, कैदियों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, कितना जबरदस्त काम होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका हम होते हैं। तो आपको एक आशा और विश्वास होती है। आइए, बाकी ध्यान रखना अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, अभी अब एडजस्ट करना पड़ा तो मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, चलो ठीक है। 2-3 गवर्नमेंट जॉब थे, आए, कभी ज्वाइन करने का मन नहीं किया, कभी लास्ट कड़ी है, एग्जाम देने नहीं गए, श्योर है होना है, अरे बढ़ने करे यार, कौन करेगा, रोजी रोटी चल जाएगी, अपने यहाँ पर विश्वास था कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, ये हजारों में नहीं लाखों के अंदर, और उस प्रोफेशन की तरफ बढ़े भी सही, पर गवर्नमेंट बॉडी में जुड़ना जरूरी रहता है। उसका एक अलग ही आज की सोसाइटी है जो एटमोस्फेयर बना हुआ है ना, उसके बेसिस पे आपको एक अलग ही और रोब और रुतबा मिलता है। आप अकेले नहीं जी सकते, आपको समाज का हिस्सा रहकर जीना पड़ेगा, तो समाज जो चीज चाह रहा है ना उसके हिसाब से आपको जुड़ना तो पड़ेगा। अब चाहे क्विट कर लो, छोड़ छाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने इस फील्ड में लगे रहो, क्योंकि अंतर इतना सा है, चाहे आप जैसे यहाँ पर अन्य बॉडी जो बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, लाखों रुपए कमा रहे होंगे, उनको कोई नहीं जानता, गवर्नमेंट में चपरासी बन गया ना, उसको बड़ा इज्जत देते हैं लोग। एक प्राइवेट नौकरी कर रहा होगा और उसके शादी ब्याह होने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लाख रुपए की भी कर रहा होगा तो भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। हो गया गलती से उन्होंने खुद से ही आपस में और प्रेम विवाह कर लिया है, घर वालों को फोर्सफुली करवा दिया, सेम प्रोफेशन में हो गया, तो उनका स्थायित्व नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बॉडी के साथ में और छोटी नौकरी है, बोले इससे कम पैसा है, तो भी आपका स्थायित्व की तरफ बढ़ जाता है, सुकून रहता है। तो ये कई सारी चीजें, क्या इस विषय पे अपन को नहीं चर्चा करनी, सबका अपना अपना लुकआउट है। हमें तो बिना नौकरी ब्याह कर दिया था घर वालों ने, और जबरदस्ती कर दिया था, बोले ब्याह कर ले, पता नहीं बाद में करेगा भी नहीं करेगा। हा? तो ये वक्त वक्त की बात होती है और समय बीतता है। अब यार मारो भी ब्याह करवा दे भैया, नौकरी है के कौन है, मौज कर, है ना। तो ये वक्त वक्त की बात होती है, तो समय आपको जो ऑफर करे ना वो ले लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। नौकरी और छोकरी इसमें देरी मत करना, ऑफर हो जाए, ईश्वर दे रहा है आपको, बैठ रहिए, स्वागत करना और इज्जत करना दोनों की, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, दोनों की इज्जत करना। अगर दोनों की आप इज्जत करेंगे ना तो बहुत आगे तक जाएंगे। आगे जाने का मतलब ये जीवन आप बड़ा व्यवस्थित तरीके से जी लेंगे, दोनों ही आपके जीवन के पार्ट एंड पार्सल होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। जीवन में सुख अपन कहते हैं ना जीवन का स्वर्ग, वो ये दो चीज है, नौकरी छोकरी, इसको बहुत इज्जत देना, बहुत सहेज कर रखना, कभी भी इन चीजों को लेकर इगोइस्टिक नहीं रहना। बाकी सब अपने कर्म की खाएंगे, ठीक है ना, हमारे पार्ट पर गलती नहीं होनी चाहिए, पूरा सम्मान देना है इनको, ठीक है। चलिए, तो ये सम वाला भी आपको और क्लियर हो गया ना दोनों का, यहां पर किस तरह से होंगे, इधर वाले उदाहरण मैंने आपको लिखवाई दिए थे सम वाले कई सारे, ठीक है। संकल्प हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, संगति हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, संसार हो जाएगा, स्वयं ये संशय हो जाएगा, संहार हो जाएगा, सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इधर वाला आपको ध्यान में रखना। एक आध चीज और देख लीजिए, जैसे आपकी अगर मैं बात करता हूं तो आप भी कई बार काम में ले लिया जाता है, आप, आपका मतलब स्वयं से संबंधित होता है यहाँ पर, आप काज, आप बीती, आप बीती, यानी खुद पर कोई चीज बीत रही है ना, उसकी बात कर रहा है यहां पर, आप बीती, आप कही, आप सुनी, बीती में बड़ी मात्रा हो जाएगी, बीती, आप कही,
यानी खुद से कही हुई। आप सुनी, देखो आप कहीं आप सुनी, कहीं ना कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 60 की बात तो नहीं कर रहा। और एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, डायरेक्ट होना चाहिए। तो जो स्वयं ने कहा, स्वयं ने सुना, वही आकर एविडेंस देगा। आप देखी, डाल लो उसको भी, लो आपका सेक्शन 60 भी याद करवा देता हूं, यही आप देखी। देखो हिंदी को मैंने जिया है, मैं कभी भी ये लालच नहीं होगा बच्चों को पढ़ाऊंगा पैसा कमाऊंगा। मैं जहां रहा ना 100% मैंने मेहनत करी है, और लॉ में भी चीजों को कनेक्ट किया है और लंबा याद रखवाया है लोगों को। ये बेनिफिट मिला कि लो हिंदी इंग्लिश और लो सारे के सारे, तो जहाँ कहीं पिछले टाइम पे पढ़ाया ना, तो लो के सब्जेक्ट के साथ में और हिंदी, और लोगों को बड़ा अच्छा लगा भाया। इंडेक्स में बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवाता था लोगों की। इंडेक्स में कीवर्ड चाहिए होते थे, उनको लर्न करवाना, लंबे समय तक याद रखते थे। प्रयास करूंगा यहाँ पर भी समय निकालकर, और इंडेक्स वगैरह के लिए जैसे एक एक दो दिन अपन इंडेक्स को किस तरह से याद रखा जा सकता है प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों से अपन देखेंगे कैसे ये चीजें और तैयार होती है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है शायद हिंदी के तो हाँ हो गए होंगे। और एक स भी देख लो, स स देख लो, ये जैसे स परिवार होता है ना, स फल हो जाएगा आपका, स परिवार हो जाएगा। स को भी लिख लो साथ, सहित के सेंस में, स प्रमाण, स परिवार, ठीक है। र छोटी, सॉरी र छोटी आएगी, सपरिवार, सप्रमाण, ठीक है, सपत्नी। सावधान शब्द में क्या हो जाएगा आपका, है स प्लस अवधान। सावधान में क्या हो जाएगा आपका, स प्लस अवधान, ठीक है ना। दीर्घ संधि हो रही है स, अवधान का मतलब ध्यान के साथ में, ध्यान के साथ, बाधा नहीं, वो व्यवधान होता है, बाधा, है ना। अब देखो इसी ध्यान से एक शब्द होता है आपका अंतर्ध्यान, गलत है वो अंतर्ध्यान, ओ आए और अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, नहीं, अंतर्ध्यान, ध्यान में लग जाना, वो अंतर्ध्यान होता है। अंतर्ध्यान ये होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ध्यान रखना ना, ध्यान ये शब्द बिल्कुल भी नहीं होता है, अंतर्ध्यान होता है ना, ध्यान, ठीक है। तो सावधान का मतलब ही वही होता है ना, सावधान, सतर्क होकर चलना। स अवधान, अवधान का मतलब ध्यान के साथ में चलना, ये आपको ध्यान में रखना है। सार्थक, स अर्थक, बोलते हैं वर्णों का सार्थक योग, यहां पर भी सार्थक शब्द भी इसमें स अर्थक, स उपचार का जाएगा सार्थक में भी। सपूत, सफल, सपूत, सफल। अब देखो क्या शब्द आ रहा है आपका, फल। अब फल का मतलब किस समझ में, किस सेंस में देखते हैं, एक तो फ्रूट के सेंस में आता है, परिणाम के सेंस में देखता है। अब परिणाम का मतलब अच्छा, सफल हो गया आपका, यानी कि जो परिणाम आपको चाहिए था उसके साथ में होगा। विफल यानी कि जो परिणाम आपको चाहिए था वो नहीं मिला आपका। असफल यानी कि जो फल चाहिए था वो आपके साथ चाहिए था वो नहीं है, असफल भी हो जाएगा आपका। नहीं, ऐसी सिचुएशन में सफल के हिसाब से देखा जा रहा है यहां पर। देखो इसको इस सेंस में देखो आप, अगर मैं बात करूं सफल, इसका विलोम क्या होगा, तो स उपसर्ग लगा हुआ ना, तो इसका विलोम भी उपसर्ग युक्त होगा। इसका विलोम हो जाएगा या तो विउपसर्ग लगाकर बनाओ आप,
तो होगा आपका विफल, या फिर उपसर्ग लगाकर बनाओ तो फिर असफल हो जाएगा, अफल नहीं असफल हो जाएगा फिर इस शब्द के अंदर। तो एक जगह तो अपन ने उपसर्ग ही बदल दिया और एक जगह दूसरा उपसर्ग लगाकर हम उसका और विलोम बना रहे हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक बार विदेशी उपसर्ग उसकी तरफ बढ़ते हैं। विदेशी उपसर्गों से पहले या तो विदेशी कर लो, या कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, या याद दिला देना। ये होती क्या है, लाइक संस्कृत की तरह ही काम करते हैं ये भी, लेकिन इन्होंने 22 के अदर निकाल रखा है। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक शब्द होता है आपका, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, संधि में भी पूछा जाता है, प्रागैतिहासिक सुना होगा आपने, प्रागैतिहासिक। अब शब्द शुद्धि में लिखने में समस्या आएगी, बोलने में समस्या आ रही है, लेकिन बड़ा अच्छा शब्द है। देखो, प्राक, इतिहास और इक। प्राक उपसर्ग लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ, इतिहास आपका मूल शब्द है। मैंने आपको सिखाया इक प्रत्यय लगते हैं तो क्या बनता है आपका ऐतिहासिक। और क के बाद में, प्रथम शब्द के बाद में, प्रथम वर्ण के बाद में, कचटतप के बाद में क्या आता है आपका घोष वर्ण, यानी कि एक प्लस घोष अपने, यानी कि नियम नंबर 1 व्यंजन संधि का। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रा, क बदलेगा ग हलंत में, जिसमें आकर क्या मिलेगी आपकी ए, तो ये क्या हो जाएगा